Today's topic is electric flux. Electric flux is defined as the product of electric field and area. अगर हम वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं डी फाई. फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है. डी मीन्स वेरी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल फ्लक्स है एंड दिस इज इक्वल टू ई क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और डी एस इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी. तो इस तरह से जो ये है इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट. तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो. The electric flux is equal to dot product of electric flux and elementary area. एलिमेंट्री एरिया. अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में ना लिखें, केवल सिंपली हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसमें आपको पता है कि डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा हो जाता है. थीटा से मतलब ये है कि मान लिया हमारे पास ये इस एलिमेंट्री एरिया का जो डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्मल होता है, इसकी सरफेस पर नॉर्मल, और ये मान लिया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा. तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मेरा मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा था. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दिस एरिया, number of electric lines of force passing through area is known as the electric flux. So therefore we have this formula. This is very important. On the base condition क्या है? First condition 1, if theta equal to 0. अगर मान लिया थीटा 0 हो जाए, 0 से मेरा मतलब है कि यहाँ पर मान लिया ये एक सरफेस है और इसको हमने ये एलिमेंट एरिया का डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, ये भी सेम डायरेक्शन में है. तो इफ थीटा इक्वल टू 0 यानी कि दोनों के बीच में एंगल 0 है तो डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 डिग्री, और ये मैक्सिमम फ्लक्स होता है क्योंकि आपको पता है कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है. तो इसकी वैल्यू हम 1 कर देंगे ई डी एस, तो हमारा ये मैक्सिमम फ्लक्स आ जाएगा. कंडीशन 2 क्या है कि इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो उस केस में डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस 90 रख दिया जाएगा, और उस केस में आपको पता है इसकी वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा और उस समय जो फ्लक्स की वैल्यू है वो मिनिमम होगी. और इस वाले केस में जब हम अगर डायग्राम बनाएं तो आप देखेंगे कि एरिया इस डायरेक्शन में है ds एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है. दोनों के बीच में 90 डिग्री है यानी कि एक भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस एरिया में से पास नहीं हो रही है, इसलिए इसका जो फ्लक्स है वो 0 होगा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे कि आपको पता है कि फ्लक्स यहाँ पर जो वैल्यू है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और ds. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है न्यूटन पर कूलम और इसका फॉर्मूला है मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर. ट्रांजिशन फॉर्मूला तो ये होगा ml t-2 और 80 और ये हो गया मीटर स्क्वायर यानी कि l की पावर 2. जब इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो आएगा ml 3t-3 and here it is equal to a. तो इस तरह से ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया. Gauss law. What is the Gauss law? The electric flux through an area
is equal to 1 upon epsilon times the charge enclosed within a Gaussian surface. It can also be defined as mathematically. It can also be defined as flux, total flux, and this is EDS पूरी क्लोज सरफेस के लिए EDS equal to Q upon epsilon naught. Proof of Gauss law on the basis of Coulomb's law. Coulomb's law के बेस पे इसको प्रूव किया जा सकता है. Coulomb's law. First of all, we know the electric field due to a point charge 1 upon 4 pi epsilon naught Q divided by RQ. जैसे कि आपको ये पोजीशन वेक्टर है यहाँ पर. जैसे मान लिया यहाँ एक चार्ज है Q और इसके चारों तरफ यहाँ पर ये एक सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर हमने इसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस यहाँ आपने एक पॉइंट लिया हुआ है P जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और इट एनक्लोजेज ए वेरी स्मॉल एरिया से हम एलिमेंट्री एरिया कहते हैं और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है and its distance position vector is r here. So electric field at this point will be equal to E 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r cube और ये हमारा position vector है. Now we can multiply by ds on both sides. It will be equal to ds equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r cube and this is ds. ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको. तो when we multiply it, when we try to find out its magnitude, तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 1 upon 4 pi epsilon naught इसकी जो वैल्यू है वो जाएगी Q upon r स्क्वायर और इसको हम लिख देंगे यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है ऐसे हम लिख देंगे यूनिट वेक्टर और ये हो जाएगा ds ये. और क्योंकि हमको इसको पूरी सरफेस के लिए निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा ऐसे और 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r स्क्वायर इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसका मैग्नीट्यूड होता है 4 pi r स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर कैंसिल हो जाएगा. r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल. This is equal to Q upon epsilon naught. In this way, we can prove this Gauss law using the Coulomb's law. The electric field to find the electric field due to point charge due to line charge. Suppose ये हमारे पास एक लाइन चार्ज है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट हो सकती है ऐसे, लेकिन उसका हमने एक छोटा सा पार्ट लिया हुआ है. ये इनफाइनाइट लेंथ है वायर की, लेकिन हाल फिलहाल हमने इसका एक स्मॉल सेगमेंट लिया है, पार्ट लिया है और यहाँ कोई पॉइंट है जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एंड इट्स डिस्टेंस इज पोजीशन वेक्टर इज r. Now we take a surface which passes through this point and this surface will be in the form of a cylinder. ये एक सिलेंडर की फॉर्म में इलेक्ट्रिक ये पूरा सरफेस होगा इसको और इसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस.
ये गॉसियन सरफेस कहलाती है, गॉसियन सरफेस। अब ये जो एरिया है इट्स ए वेरी स्मॉल एरिया ds। नाउ वी यूज द d phi इक्वल टू e ds cos थीटा। हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं उस फॉर्मूले को, और गॉस लॉ भी इसी तरह से है, गॉस लॉ भी हम यूज कर पाएंगे यहाँ। तो E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है, ds मीन्स एरिया, इसका एरिया हमने अभी तो ds लिया हुआ है, और एंगल cos थीटा, रेडियस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा cos 0 डिग्री। तो ये हो गया E ds एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, अब यहाँ से गॉस लॉ किसके इक्वल होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो यहाँ से हो जाएगा E ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द गॉस लॉ। तो इसकी वैल्यू रख देंगे E ds, व्हाट इज द सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर 2 pi RL एंड दिस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E इक्वल टू 1 अपॉन 2 pi RL इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन L आपको बताया था लेमडा के बराबर होता है, जिसे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 pi R Q अपॉन 2 pi एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन लेमडा अपॉन R। गॉस लॉ एप्लीकेशन में हमारा दूसरा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन शीट ऑफ चार्ज। अब हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन शीट ऑफ चार्ज है इस तरह की, ये एक शीट है और इसको हमने एक पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, पूरी शीट को क्या पॉजिटिव चार्ज हमने ऐसे विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस, पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इस तरह से। देखिए ये, अब हमने इसका एक छोटा सा पार्ट लिया है, इस छोटे से पार्ट से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसकी दोनों तरफ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये थिन शीट ऑफ चार्ज है और इस पर चार्ज, यहाँ पे पूरी सरफेस के ऊपर चार्ज रखा हुआ है। अब इधर की तरफ भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं और इसके दूसरी साइड में भी, इन बोथ द साइड्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल पास, सो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। एक सिलेंडर की फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो सामने की साइड है, राइट साइड, और इसी तरह से इसके लेफ्ट साइड। इसकी जो थिकनेस होती है वो बहुत ही कम होती है, 3 एटॉमिक लेयर की थिकनेस इसमें होती है। अब इधर से हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर पास होगी, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है ए। सिमिलरली इधर की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उसका भी सेम एरिया है, दैट इज ए। तो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स? तो वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दीज पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ द गॉस लॉ। So according to Gauss law, we know that ds equal to Q upon epsilon naught. For first surface, this is flux है, total flux, and for the right side flux equal to E into A होगा, E into A, and this is equal to E into A, and for the left side this is also equal to A. Therefore what is the total flux? phi equal to phi R plus phi L। ये total flux है, इधर भी फ्लक्स आ रहा है, इधर भी फ्लक्स आ रहा है, तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ? phi R plus phi L। ऊपर की साइड में लाइंस जा नहीं रही, हालांकि यहाँ सरफेस इसका एलिमेंट एरिया है इधर इस साइड में, लेकिन
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरफ है, तो इसलिए यहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा इस वाली सरफेस पर, तो ये फ्लक्स इधर की तरफ 0 हो जाएगा। लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर है वो इधर ही की तरफ है, इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, इसलिए ये दोनों का एंगल जो इन दोनों के बीच में वो 0 डिग्री है, तो इसलिए दे कैन बी कंसीडर्ड, बट this side will not be considered for the electric field. So total flux will be equal to phi r plus phi l. Phi r की वैल्यू E A plus E A. We can put this value here. It will be equal to 2 E A equal to Q upon epsilon naught, or electric field equal to 1 upon Q upon 2a epsilon naught. Q, this is equal to Q upon A, we know sigma होता है 2 epsilon naught. So this is the electric field. The electric field due to infinitely long thin sheet of charge, thin sheet of charge is E equal to sigma upon 2 epsilon naught. Third application is the electric field due to a spherical cell. स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इसके 3 पॉइंट हो सकते हैं। पहला पॉइंट है इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। तो हमने यहां पर एक सेल लिया हुआ है इस तरह का, ये हमारे पास एक सेल है, मेटेलिक सेल है ये, और इसके ऊपर सरफेस पर हमने चार्ज दिया हुआ है। ये चार्ज है जिसकी वैल्यू Q हो सकती है, ये हमने पॉजिटिव चार्ज इसको दे दिया है और इसकी वैल्यू है Q, और ये इसका सेंटर है O, और इसकी जो रेडियस है वो हमने R ली हुई है। इसके अंदर कोई भी पॉइंट हो सकता है। मान लिया यहाँ पर एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करना है कि है कि नहीं है, यूजिंग द गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू Gauss law, EdS equal to Q upon epsilon naught. At this point there is no charge. Charge कहाँ पर है? इसकी surface पर है। Charge is not inside the spherical cell, therefore its amount will be equal to 0. तो Q 0 as there is no charge inside the cell, यहां से हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। ये जो गॉसियन सरफेस हमने ली है जो इस पॉइंट P से पास हो रही है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। कंडीशन ये है गॉस लॉ में कि जो भी हम गॉसियन सरफेस ले रहे हैं उसके अंदर चार्ज एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो यहां पर 0 हो जाएगा। एज देयर इज नो चार्ज इनसाइड द सेल, देयरफॉर EdS विल बी इक्वल टू 0 और E इक्वल टू 0। यानी कि किसी भी स्फेरिकल सेल के अंदर जो कि पूरी तरह चार्ज है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। On the surface of spherical cell, on the surface of spherical cell, अब जैसे कि आपको पता है ये हमारे पास स्फेरिकल सेल है, ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस R है, इसको हमने बहुत सारा चार्ज यहाँ पे दे रखा है Q,
Q is the charge given to the spherical cell, and we have taken a Gaussian surface here on the surface because we have taken a point P on the surface of this spherical cell where we have to find the electric field. So therefore Gaussian surface will also pass through this point. So therefore according to Gauss's law, we know that EDS equal to Q upon epsilon naught. E we have to calculate. ds is the area, surface area of this sphere, 4 pi r square equal to Q. Q can be Q upon surface area is called sigma. So therefore Q will be equal to sigma into 4 pi r square. So we can put this value here, sigma into 4 pi r square divided by epsilon naught. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इस तरह से दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल। अब इस साल बोर्ड में एक और क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द आउटसाइड पॉइंट ऑफ इट। अब यहां से हमने एक दूसरा पॉइंट लिया हुआ है जिसका डिस्टेंस है r, यहां से और यहां से फिर हमारी ये गॉसियन सरफेस पास हो रही है। तो हम इसको फिर से थर्ड पॉइंट है, द इलेक्ट्रिक फील्ड at the point outside the spherical cell. For that point, according to Gauss law, फिर से हम वही थ्योरम लगाएंगे, according to Gauss's law, EDS equal to Q upon epsilon naught. E we have to find, E हमें बाहर निकालना है, और what is the surface area? इसका surface area कितना है? 4 pi r square, because its radius is r and total surface area of this spherical cell and Gaussian surface will be equal to 4 pi r square, and this is equal to sigma into 4 pi r square divided by epsilon naught. 4 pi cancel, then electric field will be equal to sigma upon epsilon naught r square divided by small r square. So this is the electric field due to the spherical cell at the point outside the spherical cell.